हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम IRDAI का जो एग्ज़ाम है ग्रेड ए का, जो अभी फेज़ 1 जिसका कंप्लीट हुआ है और फेज़ 2 21 दिसंबर को होना है, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा उसका एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह की चीज़ें आई थी, क्या प्रो टिप्स हमें फॉलो करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, प्लस मैं क्या क्या ऑफर कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम में उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। और ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकती है, काफ़ी सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात कि फेज़ 2 में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम होना है, उसमें एक सेक्शन होना है, दैट इज़ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो कि 100 मार्क्स का होगा और आपको टाइम जो मिलेगा वो है 60 मिनट्स मिलेंगे। अभी हम डिटेल में जाके इसका एनालिसिस करेंगे, बट पहले एक बारी के लिए समझ लेते हैं। सेकंड चीज़ जो होना है, दैट इज़ सेकंड पेपर जो होना है, दैट इज़ ऑन ESI इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस सेक्टर। अगेन 100 मार्क्स का पेपर है और अगेन 60 मिनट्स में आपको लिखना है। अब इसमें एक जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि ESI जो यहाँ पर है, दैट इज़ नॉट सेम एज नबार्ड और RBI। जो RBI नबार्ड के लिए हम ESI पढ़ते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेसिफिकली होकर एक कहते हैं ना कि नीश सेगमेंट को टारगेट करते हुए हमें पढ़ना है, दैट इज़ ओनली रिलेटेड टू इंश्योरेंस सेक्टर पे ही उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमें उसके ऊपर बात करती है। तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, जो कि हमारा थर्ड पेपर है और वो 100 मार्क्स का है और वो भी 60 मिनट्स का। तो अगर देखा जाए तो ये टोटल एग्जाम जो बन गया वो 180 मिनट्स का हो गया और इसमें तीन पेपर का एग्जाम देना है। तो हाईली हाईली कहते हैं ना इंटेंसिव एग्जाम जिसको मैं कहूँगा, ये इंटेंसिव है क्योंकि, और आगे मैं बात भी करूंगा कि इसमें क्या अच्छा है इस एग्जाम में और क्या बुरा है उसके बारे में। बुरा नहीं मतलब क्या चैलेंजिंग है उसके बारे में बात करता हूँ अभी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। हमारे पास तीन पेपर हैं, तीनों 100 मार्क्स के हैं, 60 मिनट्स के हैं और ये तीन सेक्शंस हैं। ठीक है, अभी डिटेल में जाते हैं क्या अच्छा है और क्या चैलेंजिंग है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि ये जो एग्जाम है ये पेपर एंड पेन के ऊपर है। ठीक है, अब पेपर एंड पेन के साथ जो बड़ा फायदा आपको होता है वो ये होता है कि हम बचपन से ही पेपर पेन पे लिखते आए हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारी राइटिंग का जो एक एक तरीका होता है सोचने का, जो एक कहते हैं ना राइटिंग और सोचने का जो जिसको कहते हैं ना माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन बहुत ही बेटर होता है व्हेन वी आर राइटिंग ऑन पेपर एंड पेन, राइट। ऑन द अदर साइड जब हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो वहां पे कई बार क्या होता है, मेंटल ब्लॉक हो जाता है, सही बात समझ में नहीं आता भाई हमने क्या सही टाइप किया क्या गलत टाइप किया। टाइपिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि भाई आप कितना जल्दी टाइप कर सकते हो, राइट। लेकिन पेन एंड पेपर पे क्या है, हम प्रैक्टिस में है, कॉलेज में लिखा है, स्कूल में लिखा है, तो कहीं ना कहीं हमें आइडिया है कि पेन एंड पेपर पे कैसे लिखा जाता है और वो हमें हेल्प करता है इस एग्जाम में। दूसरी चीज, ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल सिलेबस से आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर 2017 का पेपर देख लो, 23 का पेपर देख लो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज हुआ है 23 में, बट ज्यादातर जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। चैलेंजिंग क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पहला जो चैलेंज मुझे यहाँ नजर आता है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को लेकर है। यहाँ पर क्या है कि कोई क्वेश्चन 24 मार्क्स का है, कोई 20 का है, कोई 15 का है, कोई 10 का है, कोई 5 का है, कोई 7 का है, मतलब कोई एंड ही नहीं है। IRDA ने मतलब कहते हैं ना कि हर कैटेगरी को टच किया है कि भाई, और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी 13 मार्क्स का आ जाए, 12 मार्क्स का आ जाए, कुछ भी आ सकता है। लाइक दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कुछ स्टैंडर्डाइज नहीं है, जैसे RBI वगैरह में क्या एकदम स्टैंडर्डाइज है, 15 मार्क्स के दो क्वेश्चन आने हैं, 10 के दो मार्क्स, 10 के दो क्वेश्चन आने हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइज है। थोड़ा सा मेंटली हमें प्रिपेयर होने में आसानी होती है। यहाँ पे क्या है, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। दूसरा क्या है, टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पर टाइम बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है क्योंकि तीनों एग्जाम बैक टू बैक होते हैं और इतना लिखने की जो हमारे पास प्रैक्टिस नहीं होती, यहाँ पे वी डोंट हैव दैट हैबिट ऑफ राइटिंग। हम थोड़ा बहुत लिखते हैं, राइट, को 2 पेज लिख लिया, 1 पेज लिख लिया। अब तो लोग जब से टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया, तो ज्यादातर लोग लिखते ही नहीं है। मैंने खुद पता नहीं इतना कब लिखा होगा, राइट। मोस्टली हम सॉफ्ट नोट्स बनाते हैं या वहीं पे नोट कर लिया, पेपर पेन से नोट कर लिया स्क्रीन पे, इस तरह का काम हम ज्यादा करते हैं, राइट। तो पेपर एंड पेन का जो इस्तेमाल है उतनी हैबिट में नहीं है। थोड़ा बहुत लिखते भी हैं तो 2-4 पेज, ज्यादा नहीं। बट यहाँ पे आप देखो 3 घंटे तक आपको लगातार लिखना है, उसमें टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से लिखना है। तो ये एग्जाम काफी लेबर इंटेंसिव एग्जाम जिसको मैं कहूंगा कि फिजिकली बहुत चैलेंजिंग है ये। अगली चीज, पैटर्न स्टैंडर्डाइज्ड ही नहीं है। मैंने आपको कहा कि 2017 का पैटर्न कुछ अलग था, 2023 का पैटर्न कुछ अलग था, तो इसलिए स्टैंडर्डाइज नहीं है। 2024 में कुछ नया सरप्राइज भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होना भी एक तरह का मेंटली उसको चैलेंजिंग बना देता है, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट पेपर, राइट। बहुत मुश्किल है प्रिडिक्शन करना कि भाई कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितने तरह का क्वेश्चन आएगा। मुश्किल है थोड़ा सा आइडिया लगाना, बट हाँ चलो थोड़ा बहुत आप पैटर्न से एनालिसिस कर लेते हो, लेकिन फिर भी मोर एंड ओवर वो चैलेंज है जो कि शायद नबार्ड या आपको RBI या और किसी फेज 2 के एग्जाम में इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता।
अब बात करते हैं हर सेक्शन की इंडिपेंडेंटली। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश पेपर की। इंग्लिश में और मैं सिर्फ 2023 के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है 2017 वाला जो पेपर है वो काफी पुराना हो गया। तो 2023 को हम बेस लेके चलते हैं और उसके हिसाब से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इंग्लिश के पेपर में पिछले साल पांचों चीजें आ गई थी, ठीक है। और एक तो सरप्राइज टाइप का भी आ गया था, फॉर एग्जाम्पल एसए आ गया, ठीक है। अब एसए यहाँ पे जनरली सोशल इश्यूज के ऊपर आता है, ठीक है। या एसए यहाँ पर आता है कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाएगा, या एसए यहाँ पर आता है इंश्योरेंस के ऊपर ही। तो इससे रिलेटेड ही मोस्टली अब तक टॉपिक देखने को मिले हैं, बट कोई भी करंट इशू मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो एसए में आपको आ सकता है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मोस्टली आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन आए थे 23 में, कि भाई आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। छोटा पैसेज होता है, ज्यादा बड़ा पैसेज नहीं होता, और इजी पैसेज होता है, कोई इतना टफ पैसेज नहीं होता। प्रिसाइज की बात करें तो प्रिसाइज अगेन वो 100-120 वर्ड्स वाला लिखने वाला काम, जिसमें टाइटल देना बहुत जरूरी होता है, ये सब बेसिक सी चीजें, बट प्रिसाइज आपको फॉलो करना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पिछले साल आ गया था वो लेटर भी आ गया था। अब लेटर इतना सरप्राइजिंग था क्योंकि लेटर उससे पहले आया नहीं था, तो कहीं ना कहीं लेटर की इतनी तैयारी भी नहीं करते। प्लस फॉर्मल लेटर का एक बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, वरना एग्जाम में स्कोर करने में दिक्कत आती है। प्लस एक्सपेंशन ऑफ टॉपिक आ गया था लास्ट ईयर। एक्सपेंशन ऑफ टॉपिक मींस कि कोई ऐसे वन लाइनर दे दिया था आपको और 2 लाइन्स, और आपको कहा इसको एक्सपैंड करो, ठीक है। वो किसी भी तरह का फ्रेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देर कुछ जैसे क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं, मान लो आपसे मैंने कह दिया जी, देर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड। एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेज है, राइट। अब उसको आप अपने हिसाब से समझो, एक क्रिएटिविटी दिखाने का मौका आप कह लीजिए, आप कुछ भी आ सकता है। और इसमें कहते हैं ना कि ये सोशल इश्यूज पे भी आ सकता है, पॉलिटिकल इश्यूज पे भी आ सकता है, ठीक है। देयर इज टू मच डेमोक्रेसी इन इंडिया, इस तरह के टॉपिक भी आ सकते हैं। जस्ट टू एक वन लाइनर दे दिया और आपको एक्सपैंड करना है, ठीक है। जो कि मतलब कि अगर आपको नहीं आइडिया होगा तो दिक्कत आएगी, और आपको कैसे आप वहां पे अपना पर्सपेक्टिव रखते हो वो बहुत मैटर करेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, ठीक है। अब अगेन चैलेंजिंग क्या है? चैलेंजिंग ये कि सब कुछ लिखना है, सिर्फ 60 मिनट्स में आपको सब कुछ कवर करना है। तो काफी फिजिकली ड्रेनिंग हो जाता है, राइट। उसमें ऐसे भी एक ऐसा है, प्लस अब चूंकि ये पेरेंट पेपर पे है, तो आपके पास एक स्कोप रहता है अपने आंसर में थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाना, पॉइंट वाइज लिखना, या फिर आप फ्लो चार्ट बनाना, या कुछ भी कोई डायग्राम बना के कोई चीज समझानी है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस मामले में आसानी होती है। लेकिन एट द सेम टाइम इतने सारे क्वेश्चन अगर कवर करने हैं तो ये आसान काम नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए काफी, उतना लगातार थॉट प्रोसेस आपका काम करते रहना चाहिए। अगला जो पेपर था वो था ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस के ऊपर बात करें तो वहां पे था, पार्ट ए में 3 क्वेश्चन थे पिछले साल। तो पार्ट थ्री में 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने थे आपको, और हर क्वेश्चन जो था वो 24 मार्क्स का था, और 250 वर्ड्स में आपको आंसर करना। तो एक मोटा मोटी जो आइडिया यहाँ पे लगता है कि 20 मिनट्स के लिए हम 250 वर्ड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि 220 से 250 वर्ड्स तक का आंसर एटलीस्ट आईआईडी एक्सपेक्ट करता है कि आप इतना कम से कम लिखो, ठीक है। ये हमें अगले वाले सेक्शन में काफी हेल्प करेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखो 24 मार्क्स के लाइक 3 क्वेश्चन आ गए थे, और वो आपको टोटल जो बन गया वो टोटल बन गया 72 मार्क्स, राइट। और अदर साइड पे अगर देखें, जो पार्ट बी था उसमें 4 क्वेश्चन थे, 6 में से 4 क्वेश्चन करने थे, जिसमें 7 मार्क्स के 80 वर्ड्स के क्वेश्चन थे, राइट। तो 80 वर्ड्स के जो आपके क्वेश्चन है वो आपको सिर्फ 7 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। मोर लाइक शॉर्ट नोट्स टाइप का पेपर कह लो आप एक तरह का, ठीक है। तो और टोटल इसका बन गया हमारा 28, ठीक है। तो टोटल हमारा 100 मार्क्स हो गया, राइट। बट अगेन अगर देखो तो बहुत पार्ट है, पार्ट भी काफी इनबैलेंस्ड है, राइट। और अगर आप इस सेक्शन को भी देखो तो ये जो 24 मार्क्स वाला सेक्शन है, इसमें भी कहीं ना कहीं 250 वर्ड्स में ही समराइज करके किसी चीज को लिखना फॉर 24 मार्क्स क्वेश्चन। और ज्यादातर क्वेश्चन जो इसमें आए थे वो स्कीम से रिलेटेड थे, ठीक है। बीमा योजना आई थी, राइट। अटल पेंशन योजना आया था। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आए हैं वो स्कीम रिलेटेड, जो इंश्योरेंस सेक्टर और हेल्थ केयर एग्रीकल्चर इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है उससे रिलेटेड आया था। तो कहीं ना कहीं जहाँ भी इंश्योरेंस इन्वॉल्व है इन टर्म्स ऑफ स्कीम्स, और मैं अपने टेलीग्राम पे इसके ऊपर एक लिस्ट भी पोस्ट कर दूंगा कि कौन कौन सी स्कीम जो है वो इंश्योरेंस वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मैंने अपने नोट्स मास्टर प्लान में ऑलरेडी 50 से ऊपर स्कीम्स वहां पे डाले नोट्स बना करके, लेकिन मैं फिर भी स्पेसिफिकली फॉर आईआरडीए मैं डाल दूंगा इंश्योरेंस के लिए कौन कौन सी स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो सकती है, राइट। तो ये हो गया आपका ईएसआई वाला सेक्शन, पेपर 2। अब आते हैं, और इसमें एक जो और चैलेंज था वो ये था कि क्वेश्चंस ना इधर उधर भी होते हैं, लाइक पेपर 3 का जो सिलेबस है उसके क्वेश्चंस पेपर 2 में आ जाते हैं, और पेपर 2 वाले के कुछ पेपर 3 में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कोई इतना स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है कि भाई इसमें ये मेंशन है तो इसी से आएगा, नहीं नहीं नहीं। इसमें नीचे वाले सेक्शन से भी आ सकता है आपको, और नीचे वाले से भी का भी सेक्शन, ऊपर वाले पार्ट 2 का पार्ट 3 में भी आ सकता है। इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट जो हमारा तीसरा पेपर था, यहाँ पे जो बड़ा चैलेंज रहा है अब तक, 2017 में क्या था, 50-50% वेटेज दिया था इसको, ठीक है। लेकिन 2023 में क्या हुआ
एकदम 35-65 कर दिया। मैनेजमेंट बहुत ज्यादा आई और इंश्योरेंस काफी कम आया। ठीक है, और मुझे लगता है कि उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि जो पिछला वाला पेपर था, जो पिछला वाला अभी मैंने आपको समझाया, ईएसआई वाला, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंश्योरेंस के आ गए थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मैनेजमेंट पे ज्यादा जोर दे दिया इस वाले साइड में। तो ये एक रीजन लगता है कि भाई वो ओवरलैपिंग ऑफ क्वेश्चन हो रहा है, सिलेबस उतना ही है, तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया। 5 क्वेश्चन लिखने थे, हर क्वेश्चन 10 मार्क, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, दो क्वेश्चन 7.5 मार्क्स के थे और दो क्वेश्चन 5 मार्क्स के थे। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि 5 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के हों, जैसे 2017 में ऐसे ही था, 5 क्वेश्चन थे 10-10 मार्क्स के थे। लेकिन यहाँ पे इस बार क्या किया भाई, कुछ क्वेश्चन 10 मार्क्स के कर दिए, कुछ 7.5 मार्क्स के कर दिए, कुछ क्वेश्चन 5 मार्क्स के कर दिए, और इसके हिसाब से जो टोटल हमारे सेक्शन का बना वो 35 मार्क्स का बना। ठीक है, जो कि इंश्योरेंस वाला सेक्शन था। ठीक है, और अगर आप इसके पार्ट बी में जाओ, जो कि मैनेजमेंट सेक्शन था, मैनेजमेंट वाले सेक्शन में भी 5 क्वेश्चन ही करने थे, लेकिन अब फिर देखो यहाँ एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का, और तीन क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के। ठीक है, तो फिर ये देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फिर डिफरेंट है। ठीक है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है इस एग्जाम में, और क्योंकि आपको मार्क्स के हिसाब से फिर वर्ड्स भी एडजस्ट करने पड़ेंगे, तो टोटल हमारा 65 मार्क्स का बन गया था ये। ठीक है, और इसका हाईलाइट क्या था, इसमें हाईलाइट था कि इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे, जो कि एक सरप्राइज की तरह था, क्योंकि जनरली हम उसकी तैयारी नहीं करके गए थे, ऑल्दो वो सिंपल थे, कोई ऐसा नहीं था, बट कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन सिंपल ही होता है लेकिन सरप्राइजिंग फैक्टर जो आपने पहले सोचा ना हो वैसा कुछ आ जाए, राइट, तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है, मेंटली परेशान करता है, कि आप सोचते हो, पेपर देखते ही घबराहट हो जाती है, अरे ये क्या आ गया, मैथ्स का क्वेश्चन कैसे पूछ दिया, ग्राफ कैसे पूछ दिया, इस तरह के मन में ख्याल चलने लग जाते हैं, अरे ये तो पढ़ के ही नहीं आया, इस तरह का पैनिक होता है। ठीक है, और उस पैनिक में अब कुछ लोग दिमाग लगा पाते हैं कि नहीं यार इतना कुछ है नहीं, सिंपल है। कुछ लोग क्या करते हैं, पैनिक करने लगते हैं। ठीक है, जैसे पिछले बार का जो केस था वो काफी हद तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा था, लिटरली आपको कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके 4 क्वेश्चन आंसर करना है, वो लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन क्या है कि वो, अब चूंकि वो एक सरप्राइजिंग फैक्टर की तरह आ जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। ठीक है, अब ये सारी बात तो हो गई कि पेपर में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में मैंने सब कुछ आपको मोटा मोटी समझा दिया कि भाई क्या है। अब बात करते हैं कि भाई व्हाट आई विल बी डूइंग विद स्टूडेंट्स, मैं अपने प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के साथ क्या कर रहा हूँ, और उसमें काफ़ी सारे जो टिप्स हैं वो यहीं पर मैं आपको देने वाला हूँ कि भाई क्या क्या कर सकते हैं, और मैं क्या क्या कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, उसके बारे में बात करते हैं। पहले बात तो मैं उनको एक अनलिमिटेड राइटिंग ऑब्वियसली दे रहा हूँ कि भाई आप जितना चाहो उतना लिखो, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन बैंक मैंने सारा रेडी कर दिया है। ठीक है, चाहे वो इंश्योरेंस का है, चाहे वो मैनेजमेंट का है, चाहे वो ईएसआई का है, सारा क्वेश्चन बैंक मैंने रेडी करके स्टूडेंट को हैंड ओवर किया है, और चाहे वो इंग्लिश का है, राइट, तो मैंने वो सारा क्वेश्चन बैंक बना के स्टूडेंट को दिया, ताकि वो क्वेश्चंस में को पिक करे, अपने हिसाब से तैयारी करे, टॉपिक वाइज तैयारी करे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आज उसने प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ा है, तो वो क्वेश्चन बैंक में जाके प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के क्वेश्चंस लिख सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है लिखने में, कि भाई चलो एटलीस्ट हमें जो हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हम उसके क्वेश्चंस लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, राइट। और मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन तैयार किए, ऑल्दो मुझे अब तक इसमें सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन ही मोस्टली आया है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एनालिटिकल क्वेश्चंस भी बनाए हैं, क्योंकि मेरी ऐसी फीलिंग है, एग्जाम कैन सरप्राइज यू एनी टाइम, आईआरडीए काफी सरप्राइज कर सकता है। इन दैट सिचुएशन देयर इज नो प्रॉब्लम इन जस्ट थिंकिंग कि भाई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो तैयारी करने में या क्वेश्चन देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज, मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट लूंगा, मैं 10 कम से कम, मेरा प्लान है कि 10 मॉक टेस्ट होंगे, और मैं उसका शेड्यूल बना रहा हूँ, वो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक से हम शुरू कर देंगे। और मेरे सारे टेस्ट मैंने वन सिटिंग में लिखने को कहना है स्टूडेंट को, कि आप वन सिटिंग में बैठो और पूरा वो 3 घंटे का जो पेपर है वन सिटिंग में आपको देना है, और ऐसे आपको 10 पेपर देने हैं मिनिमम, ताकि एटलीस्ट हम जितना हम प्रैक्टिस कर सकेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा, और पूरा एग्जाम लेवल इन्वायरमेंट, मैं खुद इन्विजिलेशन ड्यूटी जैसा उसको ड्यूटी दूंगा उसमें, ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉपर मैं एग्जाम करा सकूं, और तब मजा आएगा, राइट। कहते हैं ना, स्टूडेंट के सामने बैठ के एग्जाम लेना जस्ट लाइक एग्जाम, कि भाई स्टूडेंट कहीं हिल नहीं रहा, आपको पूरा 3 घंटे में पेपर लिख के उसको देना है। तो वो मेरा प्लान है इस चीज को लेकर के, जो काफी हेल्पफुल हो सकता है, बिल्कुल एग्जाम जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट इज क्रिटिकल इवैल्यूएशन। जैसा अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो, और आप मेरी आरबीआई को सीरीज को देखते हो या नबार्ड को देखते हो, मैं इवैल्यूएशन को लेके बहुत क्रिटिकल रहता हूँ। चाहे वो रिटन फीडबैक हो, चाहे वो वीडियो फीडबैक हो, जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं उसमें बहुत, कहते हैं, वोकल रहता हूँ। मेरा शुगर कोटिंग का कोई काम नहीं है इस प्रोग्राम में, बहुत सिंपल है, अगर आंसर नहीं अच्छा लगता तो मैं क्लियरली बोलता हूँ ये आंसर मुझे नहीं अच्छा लग रहा, और वो कैसे इंप्रूव हो सकता है उसके बारे में बता देता हूँ। नेक्स्ट चीज, वन ऑन वन गाइडेंस दूंगा। पूरा प्लान है कि मैंने अपना कैलेंडर लिंक भी ओपन कर दिया है स्टूडेंट्स के लिए, कि आप आओ, बुक करो, मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे मिलना चाहते हो, कुछ स्ट्रैटेजी को लेकर डिस्कशन है, कुछ प्लान को लेकर डिस्कशन है, या कुछ भी ऐसा जो आपको लग रहा है कि भाई मेंटली आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या कुछ इशू आ रहा है, तो हर तरह की बात हम करते हैं उस सेशंस में जनरली, और 15-20 मिनट 25 मिनट हम बैठ के बात करते हैं। हर तरह से स्टूडेंट को समझने की कोशिश करता हूँ, अगर जहाँ तक मेरी जो मुझे जितना नॉलेज है, आइडिया है, अगर मेरे कुछ समझाने से स्टूडेंट की हेल्प हो सकती है,
तो मैं अपनी साइड से कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक्सटेंसिव क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। एक और चीज़ जो मैं ऑफर कर रहा हूँ वो है राइटिंग वर्कशॉप सीरीज। जो मैंने वर्कशॉप की पूरी सीरीज बना रखी है वो पूरा दे दूंगा स्टूडेंट्स को, जिसमें हम सब कुछ के बारे में बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, डाटा कैसे इंक्लूड करना है, एग्जाम्पल्स कैसे इंक्लूड करने हैं, गुड आंसर कैसे लिखते हैं, एवरेज आंसर को गुड आंसर कैसे बनाते हैं, सब कुछ कवर किया है। लेटर कैसे लिखते हैं, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, एसेस को कैसे फ्रेम करते हैं, सब कुछ यहाँ पर हम कवर कर देंगे। वो सीरीज काफी हेल्पफुल है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि भाई कैसे आप इनरोल कर सकते हो इस प्रोग्राम में। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको अभी इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है, तो skillix.org जो वेबसाइट है उसको खोलेंगे। जैसे ही वेबसाइट आप खोलेंगे आप कोर्सेज सेक्शन पर टैप कर सकते हो। जैसे ही आप कोर्सेज सेक्शन पर टैप करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे IRDA ग्रेड ए क्वेश्चन कोर्स दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये IRDA वाला कोर्स खुल गया है। ठीक है, और बस आपको सिंपली इसको ऐड टू कार्ट करना है। ठीक है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद अपना आप लॉगिन क्रिएट कर लेना, बस यहाँ से यूजर नेम ईमेल आईडी डालना, कार्ट पे क्लिक करना। उसके बाद आप उसको सिंपली पे कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे उसके बाद आपको एक ऑनबोर्डिंग ईमेल जाती है मेरे साइट से, और वहाँ से आप प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और IRD में प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। थैंक यू।